Hello everyone, how are you? I hope all you are fine. आज हम करेंगे हमारी राइटिंग स्किल में लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको लाइफ टाइम मतलब आपको काम आएगा, प्रैक्टिकल भी आएगा और लेटर राइटिंग तो इतने अच्छे से सीख लेना कि आप ज़िंदगी भर याद रखो, मतलब दूसरों को भी सिखा सको। लेटर राइटिंग में हम करते हैं, लेटर टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं फॉर्मल, एक होते हैं इनफॉर्मल। पहले मैं आपको समझा देती हूँ लेटर्स होते क्या हैं, उसके बाद हम देखेंगे लेटर्स लिखते कैसे हैं, इनका फॉर्मेट क्या रहता है। देखो, आई होप सब कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम लगे, कोई इम्प्रूवमेंट करनी है, आप कमेंट कर दीजिए ताकि मैं अब मेरी वीडियोस बनाने में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। लेटर क्या होते हैं? लेटर की टू टाइप्स होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। आज हम मोस्टली फॉर्मल करेंगे, लेकिन इनफॉर्मल पता कर लेंगे इनफॉर्मल होते क्या हैं। देखो, फॉर्मल वे लेटर होते हैं जो हम ऑफिशियली लिखते हैं। इनफॉर्मल वे होते हैं जो हम जैसे किसी फ्रेंड को लिखते हैं। इनफॉर्मल तो हम जैसे लिखते ही रहते हैं, मैसेज भेजना व्हाट्सएप वगैरह पे, वो होते हैं हमारे इनफॉर्मल। इस टाइप के लेटर ये इनफॉर्मल मान लो। फॉर्मल में क्या होएगा, ये बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए लिखे जाएंगे। इनकी लैंग्वेज कैसी होगी? बिल्कुल ही सिंपल होगी। आर रिटन टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लिखे जाते हैं, उनको बोलते हैं फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है? इनमें हम पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं। ये कैजुअल और इमोशनल टोन में होते हैं, मतलब इनकी लैंग्वेज हम अपनी कहते हैं हरियाणवी बोली में भी लिख सकते हैं। रिटन टू फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स, किसको लिखते हैं ये? या तो दोस्तों को लिखते हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स को। आज हम मोस्टली देखेंगे फॉर्मल। फॉर्मल जो आपको लाइफ टाइम इसका तो कोई बड़ा इशू नहीं, आप जैसे मर्जी चाहे लिख लो। इनफॉर्मल तो वही होते हैं जैसे नॉर्मल फ्रेंड्स को लिखना, अपने बर्थडे पे इनवाइट करना, ये होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या होगा, जब हम ऑफिशियली लिखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसका पैटर्न बता दे रही हूँ। एग्जाम टाइम पे आपने किन बातों का ध्यान रखना, पहले वो देखेंगे। देखो, आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ। पत्र लेखन के संबंध में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें, यहाँ अपने एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद आपको, ताकि पेपर के टाइम पे आपको याद रहे। परीक्षा पत्र में जो सेंडर और का एड्रेस दिया होगा, विद्यार्थियों को इसी नाम और पते का प्रयोग करते हुए अपना पत्र लिखना है। यानी कि एग्जाम के टाइम पर अगर कोई क्वेश्चन आता है लेटर से रिलेटेड, वहाँ पर आपको एड्रेस वगैरह मेंशन होगा, आपने उसी एड्रेस को वहाँ पर लेटर लिखते टाइम मेंशन करना है। ठीक है, किसी अन्य काल्पनिक अथवा वास्तविक नाम पते का प्रयोग करने से अंक काट लिए जाएंगे। समझ गए ना? कोई अपनी तरफ से एड्रेस नहीं बनाना, वहाँ पे खाम खा के नंबर कटेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? पत्र की लंबाई उतनी ही होनी चाहिए जितनी परीक्षा पत्र में वांछित हो। ये नहीं है कि आपने 2 पेज का पत्र लिख दिया, नंबर फिर भी नहीं आने, नंबर काट लेंगे वो। इसलिए अपनी बात को संक्षिप्त किंतु स्पष्ट ढंग से लिखिए। व्यर्थ और असंगत बातें लेकर पत्र को लंबा करने का यत्न मत कीजिए। अरे हरियाणा वाले हो, तुमसे कहाँ और इतना लिखा जाएगा, इंग्लिश नहीं बनती तुमसे। ठीक है, पत्र के प्रत्येक भाग, हेडिंग, सैल्यूएशन एंड एंडिंग के लिए पृथक अंक निश्चित होते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को उन्हें लिखने में अति सावधानी बरतनी चाहिए और विराम चिन्हों का प्रयोग ठीक से करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको पूरा पैटर्न बताऊंगी, बट जस्ट ये कुछ पॉइंट है, ये एक बार रीड कर लो। पत्र लिखने के बाद उसे पुनः पढ़िए और पहले रह गई अशुद्धियों को ठीक कर लीजिए। आजकल पत्र लेखन के संबंध में एक नई विधि को अपनाना शुरू कर दिया, यद्यपि भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसका कोई आधार नहीं है। आगे, नई विधि के अनुसार पत्र प्रेषक का पता तथा तिथि कई बार ऊपरी दाएं कोने में लिखने की बजाय बाएं कोने में लिख दिए जाते हैं और प्राप्तकर्ता का नाम, पता और संबोधन करने के शब्द आदि भी इसी के साथ नीचे लिख दिए जाते हैं तथा इनके लिखने में विराम चिन्हों का प्रयोग भी नहीं किया जाता। पत्र के अंत में पत्र प्रेषक का अपना नाम, हस्ताक्षर भी बाईं तरफ ही डाला जाता है। पत्र प्रेषक यानी कि सेंडर जो भेज रहा है, और पत्र प्रेषक सेंडर को बोलते हैं जो भेजेगा। यह विधि यद्यपि कुछ अटपटी सी प्रतीत होती है, फिर भी बहुधा लोग इसे अपनाना बेहतर समझते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये पेज है हमारा, हमने इस साइड ना लिख के हमारे जो प्रेषक का मतलब कि सेंडर का नाम, एड्रेस है, वो हमने इसी साइड लिखना है कंप्लीट। जैसे हमने कंप्लीट ये लिखने के बाद
नीचे भी हमने इसी साइड लिखना है, मैं बताऊंगी। नेक्स्ट देखो, परंपरागत पुरानी विधि के अनुसार पत्र प्रेषक का पता तथा पत्र लिखने की तिथि दोनों ही दाईं तरफ से ऊपरी कोने में लिखे जाते हैं और प्राप्तकर्ता को संबोधित करने संबंधी शब्द बाईं तरफ नीचे को हटाकर लिखे जाते हैं। पत्र प्रेषक का अपना नाम या हस्ताक्षर आदि भी पत्र के अंत में दाईं तरफ हटाकर डालता है तथा इन सब के लिखने में विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखा जाता है। विद्यार्थी को पत्र लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह नई या पुरानी किसी भी विधि का प्रयोग कर सकता है, किंतु इन दोनों को किसी भी हालत में एक दूसरे से मिलाकर न लिखें। ऐसा करने से अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है भाई, ये हमारे रूल्स थे जो हमने एग्जाम के टाइम पर ध्यान रखने हैं। अब मैं आपको पैटर्न बता दे रही हूँ कैसे लिखना है। देखो, ये है हमारे ऑफिशियल लेटर, जिनको बोलते हैं हम फॉर्मल लेटर्स। आई होप आपको सब दिखाई दे रहा होगा। अगर कहीं पर भी विजिबिलिटी कम हो रही है तो आप अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करके वीडियो देख लेना, ठीक है। हम करेंगे, पहले लिखेंगे हम अपना एड्रेस, फिर सिटी होगी। ये दो चीज़ लिखने के बाद हमने लाइन स्किप कर देनी है, यानी कि एक लाइन छोड़ने के बाद हम डालेंगे डेट हमने कैसे डालनी है, ऐसे डालनी है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट पैटर्न है डेट डालने का, ना कि ऐसे डेट बिल्कुल भी नहीं डालनी पेपर में, ठीक है। देखो, डेट ऐसे डालनी है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं डालनी है, मतलब कि हमने मंथ को ऐसे लिखना है। फिर आएगा हमारा रिसीवर एज पोस्ट, मतलब कि रिसीवर का हमने एड्रेस डालना है, जिसको हम लेटर भेजेंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा हो गया। फिर उसका लाइन हमने पहले एड्रेस लिखने के बाद लाइन छोड़नी है, फिर डेट डालनी है, फिर से एक लाइन स्किप करनी है, फिर हम रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, रिसीवर एज पोस्ट, डिपार्टमेंट, सिटी, एक लाइन स्किप करनी है, फिर लिखेंगे हम हमारा सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के बाद डालेंगे हम हमारा सैल्वेशंस, सर मैडम लिखने के बाद डियर नहीं लिखना, सिर्फ सर मैडम, रिस्पेक्टेड सर या मैडम कर सकते हैं। उसके बाद जहां पर हमारा ये मैडम खत्म होता है, ठीक है, इसी से नीचे वाली लाइन में इसके नीचे से स्टार्ट कर देंगे। देखो जैसे मैंने कर रखा, ठीक है। अब जो मैंने लिख रखा आप इसको बिल्कुल एज इट इज भी रट सकते हैं। विद द मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट हम यहाँ लिखेंगे ना, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद भी हमने यहाँ एक लाइन छोड़नी है, यहाँ पे वही सब्जेक्ट डाला। इन आवर लोकलिटी, अगर लोकलिटी में लोकलिटी जो हमारा क्वेश्चन में दिया होगा, लोकलिटी देर की लोकलिटी लिखेंगे, टाउन देर का टाउन लिखेंगे, सिटी है तो सिटी लिखेंगे। फिर हमारी ये एक दो लाइन मैंने जो स्किप कर रखी है ना, यहाँ पर हमने 6 से 7 लाइन खुद से बनानी है, हमारे जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, ठीक है। वो बता दूंगी मैं कैसे बनानी है। लास्ट में करेंगे हम प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड टेक ए नीडफुल एक्शन। ये लाइन आप कोई भी लेटर आए उसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। थैंक यू, योर फेथफुली। नाम आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, अगर ना दे रखा तो आप ABC या XYZ लिख सकते हो, ठीक है। ये 6-7 लाइन भी मैंने कुछ बनाई है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एज इट इज आप लिख सकते हो। देखो सब क्लियर दिखाई दे रहा है। डियर सर या मैडम, आई वांटेड टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टुवर्ड द प्लाइट ऑफ प्रॉब्लम, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो डाल दी। प्लाइट मतलब दयनीय, ठीक है। दिस काजेज, जिस कारण, मच इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स ऑफ दिस एरिया। इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा, टू द रेजिडेंट्स ऑफ दिस एरिया, इस एरिया में रहने वाले लोगों को असुविधा हो रही है। वी आर सफरिंग ए लॉट ड्यू टू प्रॉब्लम यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट डालोगे ना, ये वाली लाइन वो लिख देना है, ठीक है। ड्यू टू दिस इज ए डे टू डे प्रॉब्लम, वी आर फोर्स्ड टू लाइव ए हेलिश लाइफ। यह समस्या दिन ब दिन हम फेस कर रहे हैं और नरक जैसी जीवन जी रहे हैं। नाउ इट्स गोइंग अबोव आवर पेशेंस, वी हैव अ कंप्लेन
अब क्या है, नाउ इट्स गोइंग अबव अवर पेशेंस, जो हमारे मतलब पेशेंस हैं वो बहुत हम मतलब पेशेंस रख चुके हैं। वी हैव अ कंप्लेन, तो हम कंप्लेन इट मैनी टाइम्स, कई बार हम इसकी शिकायत कर चुके हैं। बट नो वन लिसन, कोई नहीं सुनता। मंथ्स हैव पास्ड विदाउट एनी सॉल्यूशंस, कई महीने गुजर चुके हैं लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। ठीक है, ये लाइन आप ऐड करोगे, लेकिन कोशिश करना अपनी तरफ से भी एक दो लाइन वहाँ ऐड कर दो और हम अपने नंबर्स ले सके। उसके बाद देखो लास्ट लाइन क्या है, प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड टेक ए नीडफुल एक्शन। लास्ट लाइन ये आपने हर लेटर में लिखनी है। थैंक यू, यूर फेथफुली, नीचे आप नाम लिखोगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। यहाँ पर क्या आएगा, नाम। ओके, अब एक एग्जांपल मैं करवा देती हूँ, जैसे पेपर में आएगा तो उस हिसाब से वो आपको समझ आ जाएगा। देखो, हम कंप्लेन कर रहे हैं अबाउट ए टीवी सेट। क्वेश्चन में आपको मतलब क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखा मिलेगा, उस हिसाब से आप लिखोगे कैसे। मैंने आपको सिर्फ फॉर्मेट बता दिया, ऑफिशियल लेटर हम लिख रहे हैं। रवि सुंदरम ऑफ 28 सिविल लाइन सोनीपत बोट ए कलर टीवी सेट फ्रॉम द मैसर्स राम इलेक्ट्रॉनिक्स। कहाँ से खरीदा, इस इलेक्ट्रॉनिक्स से। 14 बाजार मार्ग सोनीपत ए मंथ अगो। नाउ ही फाइंड्स दैट ही साउंड इज नॉट क्लियर एंड द पिक्चर चेंजेस टू ब्लैक एंड वाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कि इसमें से साउंड्स है जो क्लियर नहीं आ रही है और जो पिक्चर है वो ब्लैक एंड वाइट शो हो रही है बार बार। ही राइट्स ए लेटर टू द डीलर कंप्लेनिंग अबाउट द सेम and the requesting him to attend to it at the earliest. write the letter, हम उसको लेटर करेंगे, लिखेंगे। एड्रेस लिख रहे हैं हम, पहले कौन है ये, रवि सुंदरम। अपना नाम बता दिया इसने, मैं जो लिख रहा है वो अपना एड्रेस बता दिया। 28 सिविल लाइन, 28 सिविल लाइन कहाँ है, सोनीपत, एड्रेस लिख दिया। यहाँ पर हमने एक लाइन छोड़ दी पेपर में, 28 मार्च 2024, कोई भी डेटा पेपर की डेट लिख देना वहाँ पे। ठीक है, अब क्या है आगे, किसको लिखेंगे हम, फ्रॉम कहाँ से लिया था, मैसर्स रवि इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हमने एक लाइन यहाँ छोड़ दी, एक लाइन इधर छूटी हमारी, एक इधर, दो लाइन छूट गई। यहाँ पे हम जिसको लिख रहे हैं यानी रिसीवर का एड्रेस, मैसर्स राम इलेक्ट्रॉनिक्स 14 बाजार मार्ग सोनीपत, ये उसका एड्रेस होगा 3 लाइन में। फिर हमने एक लाइन यहाँ छोड़नी है, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या है, ए रिसेंटली बोट टीवी कलर, मतलब किससे रिलेटेड कंप्लेन है, हमने लिख दिया ए रिसेंटली बोट, जो हमने हाल ही में खरीदा था एक टीवी सेट, उससे रिलेटेड। सब्जेक्ट हो गया, लाइन स्किप इधर भी, डियर सर्स, सर्स या सर। ठीक है, उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे इसके नीचे से ही, आई बोट। ठीक है, वो मैंने कंप्लेन से रिलेटेड था, ये भी कंप्लेन से रिलेटेड है, लेकिन मैंने ये पैटर्न आपको समझा दिया सारा। आई बोट ए वेन्यू कलर टीवी सेट फ्रॉम योर शॉप अगेंस्ट कैश मेमो नंबर 1786 डेटेड, किस तारीख को खरीदा है। जिस टाइम पे आप ये कंप्लेन कर रहे हो ये डेट उससे पहले की होनी चाहिए। क्यों क्या, लेटर तो बाद में ही लिखेंगे ना, टीवी तो पहले खरीदा होगा इसीलिए। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द सेट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मुझे अफसोस है आपको बताते हुए कि द सेट इज़ नॉट वर्क प्रॉपरली, ये टीवी सेट है अच्छे से काम नहीं कर रहा। टू द ग्रेट डिसमे ऑफ ईच वन इन द हाउस द साउंड इज़ नॉट क्लियर एंड द वॉल्यूम कीपिंग फ्लुकेटिंग ऑटोमेटिकली, द पिक्चर्स आल्सो चेंजेस टू ब्लैक एंड वाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अरे जो क्वेश्चन में था ना वही लाइन उठा के इसमें रख रखी है, नंबर फ्री के मिलेंगे। द सेट इज स्टिल अंडर वारंटी एंड आई रिक्वेस्ट यू टू अटेंड टू इट एट योर अर्लीस्ट। उसने अपनी प्रॉब्लम बता दी, टीवी ठीक से चल नहीं रहा है, साउंड प्रॉपर नहीं आ रही, कभी ब्लैक हो जाता है कभी वाइट हो जाता है, और दिस सेट इज स्टिल अंडर वारंटी, ये सेट अभी वारंटी के अंदर है, आप इसको मतलब ठीक कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे, आई रिक्वेस्ट टू यू अटेंड इट, इसको देखें जल्दी से जल्दी। आगे क्या कहा है, आई होप यू विल इनेबल अस टू वॉच ऑन आवर टीवीज द वन डे सिंगर
वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच इज गोइंग टू कॉमर्स नेक्स्ट मंडे। ठीक है, थैंक यू योर्स फेथफुली रवि सुंदरम। ऊपर नाम लिख रखा था क्वेश्चन में, वही नाम यहाँ डालना आपने पेपर में भी। क्लियर हो गया होगा कैसे आपने फॉर्मेट बनाना। अगर फिर भी ना समझ आए बता देना, एक वीडियो और बना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू गाइज।